नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएसटी सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश की सीरीज़ है उसका पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट करेंगे। फर्स्ट यूनिट से मतलब पार्ट बी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पार्ट है उससे ज़्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कम कम नंबर हो गए, तो अपन पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। इसमें यह थोड़ा समझ में आ जाएगा, मैं करा दूंगा तो फिर आप खुद से करोगे तो एक यूनिट करने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे, पर मैं कराऊंगा तो मुश्किल से 10-5 मिनट में आपसे समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ इसमें जो शब्द हैं वो खुद ही आपको रटने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि लिखना तो आपको वहाँ खुद ही है, बस समझ में आ जाएगा। उससे क्या है, आपको कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप में, यह है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप होते हैं सेम एज ग्रुप ऑफ डूइंग सेम थिंग। मतलब इसमें क्या है, ग्रुप में बांट देता है टीचर जब पढ़ाता है तो जैसे 5-5, 6 साल के बच्चों को एक साथ 5 का ग्रुप बना देगा, तो उसमें क्या बच्चे अच्छे से करते हैं। ये आगे भी आएगा, कोई भी काम कर देते हैं उनको तो वो आपस में अच्छे से करते हैं उस काम को। चौथा क्वेश्चन है ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड वैसे हिंदी में इसका अर्थ है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होता है किसी चीज़ के बारे में सोच। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, मान लो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, तो हमारे दिमाग में सोच बनी हुई है कि भगवान पूजनीय है। ठीक है, तो वही सोच जो एटीट्यूड बोलते हैं, हमारे मन में सोच क्या है किसी भी चीज़ के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होती है कि इनेट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग। मतलब जो जन्मजात, इनेट मतलब होता है जन्मजात, कि जन्मजात हमारे अंदर आती है वो कैपेसिटी। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ माँ बाप के बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप होशियार होते हैं। ठीक है, तो वो कैपेसिटी उनको आनुवांशिक तौर पर मिली हुई होती है, तो उसको बोलते हैं अपन एप्टीट्यूड। ठीक है ना। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द रूरल फैमिलीज आर, जो गांव की जो फैमिलीज हैं वो क्या हैं, ज़्यादातर पुअर ही हैं। मतलब गांव के फैमिली ज़्यादातर गरीब ही हैं। पुअर मतलब गरीब। मोस्ट ऑफ द रूरल स्कूल्स आर, और जो गांव के जो स्कूल्स हैं वो क्या है, इल इक्यूपाइड। मतलब उसमें संसाधनों की कमी है। ज़्यादातर गाँव के स्कूल में देख लो, कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। तो ये सारी कमियाँ हैं ही हमारे, है ना। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। व्हाट मे बी द वैरायटी ऑफ द लर्नर इन द क्लास। ठीक है, तो वो आ गया था पहले क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन, यंग लर्नर और बिगिनर। ठीक है, आगे इसमें पूरा बता देंगे कि कौन कौन से ये होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट थिंग प्ले ए पार्ट शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर एंड अफेक्ट द पेस ऑफ हिज लर्निंग। मतलब ये कह रहा है कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कौन कौन सी क्वालिटी हैं, जो कौन कौन सी चीज़ उसको अफेक्ट करती हैं। तो एज है, फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, पीयर्स ग्रुप है। पीयर्स ग्रुप वही सेम एज ग्रुप जो बच्चे होते हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस थिंग डज एवरी लर्नर है। मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हर एक लर्नर रखता है। तो एटीट्यूड हर एक का अलग अलग होता है, एप्टीट्यूड भी अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्या होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। जो टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, वो होती है बच्चे में एटीट्यूड, है ना, उसमें सोच विकसित करना। मैंने आपको बताया एटीट्यूड का मतलब उसमें सोच विकसित करना मेन उसकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस क्या है। तो इंग्लिश क्या है इंडिया में, इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल काम है। जितना भी वो हमारे जैसे संविधान काम है, जितना भी वो है सब कुछ इंग्लिश में ही होता है ना। अब बिजनेस एंड मीडिया, और मीडिया में भी यूज़ हो रहा है और बिजनेस में भी इसका यूज़ होता है। मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ डज मदर टंग हेल्प द लर्नर इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, है ना। तो इसका आगे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, मतलब ये तो छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा निबंधात्मक टाइप में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि मदर जो टंग है, जो मातृभाषा है, उसका प्रयोग हम इंग्लिश में कैसे ले सकते हैं। ये कह रहा है इट हेल्प द लर्नर टू थिंक कम्युनिकेट। तो जो मातृभाषा में ही बच्चा थिंक सोचेगा, क्योंकि शुरुआत में आता है तो ऐसे थोड़ी है कि इंग्लिश में ही वो बोलने लग जाए, इंग्लिश में ही सोचने लग जाए, इंग्लिश में सब कुछ नहीं। तो वो जो मातृभाषा है वो उसको सोचने काम आएगी। उसके बातचीत का जरिया भी मातृभाषा में ही करेगा बच्चा, है ना। तो और जितना भी समझेगा इंग्लिश को भी, अगर वो समझेगा तो मातृभाषा के रूप में ही समझेगा। तो वही चीज़ दे रखी है। और अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द मीनिंग ऑफ द कोलोक्विलिज्म। कोलोक्विलिज्म होता है जैसे हिंदी में अपन औपचारिक अनौपचारिक भाषा में बोलते हैं ना, खंजार हो। तो ऐसे इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे वांट टू को बोलते हैं वाना बोल देते हैं, वाना, है ना। जैसे गोइंग टू बोलते हैं गोना।
GONNA, ये मैंने लग रखा आप देख सकते हैं, समझाने के लिए लगा था। द वर्ड ऑफ फ्रेज, फ्रेज वही होती है मतलब शॉर्ट वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कुछ अलग होता है, मतलब थोड़ा सा। वर्ड ऑफ फ्रेज दैट आर नॉट फॉर्मल और लिटरेसी एंड आर यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल स्पीच। वही औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक होता है जो अपन नॉर्मल बात शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और अनौपचारिक हो गया मतलब सीधा अपन वैसे ही इंग्लिश में होता है सेम, जैसे शॉर्टकट में डायरेक्ट बोल देते हैं मातृभाषा एक तरह से। इंग्लिश को अगर कोई अंग्रेज बोलेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा, वाना गोना ऐसे करके, ठीक है, शॉर्ट में वर्डों को यूज करेगा वो। तो अब इसको एक बार पढ़ लेना। वर्ड ऑफ फ्रेज दैट आर नॉट फॉर्मल ऑफ लिटरेसी एंड आर यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल स्पीच, ऑर्डिनरी और फेमिलियर कन्वर्सेशन आर कॉल्ड कॉलिक्युलिज्म। सच एक्सप्रेशन आर मोस्टली यूज्ड व्हाइल शॉपिंग, है ना, शॉपिंग करते हैं तब यूज होते हैं। यूजिंग लोकल ज्योग्राफी, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंजिंग वेरी बेसिक पर्सनल एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन। आया ना, वही मतलब फैमिली में जो अपन नॉर्मल बात करेंगे तो अपन शुद्ध हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं, तो ऐसे अगर वो इंग्लिश है शुद्ध नहीं बोलते, वो डायरेक्ट अपन ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। आप ये एग्जाम्पल लिख देना, उनसे समझ जाएगा टीचर। इसमें तो ऐसे ही सीरीज है, ऐसे ही भाषा दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए मैं थोड़ा ये समझा रहा हूँ, आप थोड़ा अगर उसको खुद पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगी, और कुछ नहीं है। व्हाट एज 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एज इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टाइम टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। जो सेकेंड लैंग्वेज सीखने का जो बेस्ट टाइम है वो कब होना चाहिए? तो अगर बचपन से ही हम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जब से बच्चा थोड़ा बोलना सीख गया, तो अपन तब से अगर उसको इंग्लिश सिखाएं, जैसे स्कूल भेजते हैं तो शुरुआत से अपन उसको इंग्लिश सिखाएं तो वो अच्छा सीख लेता है। बस ये चीज़ अपन को इंग्लिश में लिखनी है इसमें। द स्कॉलर्स हैव एग्रीड दैट, मतलब जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एग्री हो गए हैं, वो मानते हैं दैट अर्ली चाइल्डहुड इज बेस्ट टाइम टू द लर्न सेकेंड लैंग्वेज। जो अर्ली चाइल्डहुड एज है, जो जिसको बोलते हैं अपन 3 से 5 साल, तो बेस्ट टाइम होता है वो लर्निंग का, सेकेंड लैंग्वेज का। अदर कंसिडर्ड दैट एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स आर इन मैनी वेज बेटर इन लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब कुछ ये भी सोचते हैं कि भाई ये बच्चा है उस पर इंग्लिश का जोर डाल दिया जाए, क्योंकि वो मातृभाषा में पलता है अपने घर में, तो फिर वो थोड़ा सीख नहीं पाता ढंग से, तो उसको थोड़ा सा एडल्ट होने के बाद में सिखानी चाहिए। तो दोनों तरफ के मत हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए नोट ऑन नेचर ऑफ द लर्नर। मतलब जो स्वभाव है वो लर्नर का स्वभाव कैसा होता है, वो उसके बारे में ये पूछ रहा है ना। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल लर्निंग बिगिंस एट द बर्थ, मतलब लर्निंग है वो क्या जन्म से स्टार्ट हो जाती है, एंड कंटिन्यूस अंटिल डेथ, और मरने तक चलती रहती है लर्निंग, मतलब अधिगम हमारा चलता रहता है, हम सीखते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूस थ्रू लाइफ, मतलब पूरी लाइफ चलती रहती है। वही बार बार उन्हीं शब्दों कहेगा, ये सीरीज ऐसी है। बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसली, मतलब एक तो हम जानबूझकर सीखते हैं और एक अनकॉन्शियस सीख जाते हैं, मतलब कुछ भी काम वैसे भी कर रहे हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम उसको सीख जाते हैं, करते करते ही हो जाता है ना कुछ। विद और विदाउट प्लानिंग, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम स्कूल जाके प्लानिंग से सीखते हैं, और एक हम इनफॉर्मल सीख जाते हैं अपने घर में ही, कुछ चीज़ें जिस भाषा है इनफॉर्मली अपने आप सीख जाते हैं। ए लर्नर कम्स टू स्कूल विद पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। जो स्कूल आता है, जो लर्नर पहली बार, तो वो अपने परिवार का वातावरण, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके होते हैं, वो पहले से बहुत कुछ जानता है। एवरी लर्नर पर्सनैलिटी नीड्स एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट, और जो प्रत्येक लर्नर का होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का जो होता है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसकी इच्छाएं अलग होती हैं, उसकी नीड्स अलग होती है ना, उसके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं हर एक लर्नर के, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं सबके। ये तो नॉर्मल कॉमन बात है, बस अपन को क्या लिखना है उसमें। एज दे कम फ्रॉम डिफरेंट इन्वायरमेंट, फैमिली बैकग्राउंड एंड कम्युनिटीज़, क्योंकि अब ये डिफरेंट क्यों होते हैं, उसकी इंटरेस्ट हुई है क्योंकि वो अब भाई अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। तो इस वजह से उनकी जो नीड होती है वो अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग होते हैं। दस वी हैव फाइंड ए वैरायटी ऑफ लर्नर इन ए क्लास, मतलब क्लास में हमको तरह तरह के लर्नर स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर द टीचर टू रिकॉग्नाइज एवरी स्टूडेंट एज ए यूनिक इंडिविजुअल। तो ये टीचर का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, भाई इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है ना, और उस आधार पर उसका शिक्षण कराए। इन दिस लाइट एवरी स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड एज मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी, मतलब वो कहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Who are beginners? Explain the difference between
एडल्ट एंड यंग लर्नर। अब इसमें थ्री टाइप के लर्नर होते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन यंग लर्नर और बिगनर्स। फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो वो होते हैं जो पहली बार स्कूल आते हैं अपने परिवार में से, मतलब उनके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। तो उनकी क्या होंगी, जब भाई परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा परिवार में, है ना। तो उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, मान लो किसी को जोड़ नहीं आ रहे, बच्चे को भाग नहीं आ रहे, तो वो परिवार में कोई भी उसको बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। इंग्लिश में आप पढ़ लेना, मैंने हिंदी में बता दिया है। यंग लर्नर वो होते हैं, दे आर इन 5-6 ईयर एज ग्रुप। जो पहले 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको स्कूल भेजते हैं, वो होते हैं यंग लर्नर, ठीक है। तो वो क्या होती है, उनकी मातृभाषा में बहुत सारी वोकैबुलरी होती है उनके पास, है ना, मदर टंग में। टीचर ऑफ इंग्लिश कैन यूज़ देयर मदर टंग। तो जो टीचर है उसको उसकी जो मदर टंग है उसको यूज लेते हुए इंग्लिश को समझाना चाहिए। और बिगनर्स कौन से बच्चे होते हैं? बिगनर्स आर दोज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु आर बिगिनिंग टू स्टडी इंग्लिश एट एनी एज। मतलब ये वो बच्चे होते हैं बिगनर जो किसी भी एज में अंग्रेजी पढ़ना सीख जाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा 10 साल का हो गया, है ना, अब वो इंग्लिश पढ़ने जा रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है पहली बार, तो वो क्या है कि पहली बार पढ़ रहा है, उसको पहले से नहीं आ रही, तो उसको क्या आसपास के जो बच्चे हैं उनको आती है इंग्लिश, तो उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही है, इसको आप पढ़ोगे, इसमें यही दे रखा है, एडल्ट्स आर ऑफन मोर नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं ऑफ लर्निंग देन यंगर लर्नर की उसमें कंपैरिजन में। दे डिसलाइक बीइंग लाफ्ड एट फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स। मतलब उनको बुरा लगता है जब बच्चे क्लासमेट उसके हैं जो उस पर हंसते हैं, ठीक है। उस पर हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? क्योंकि उसको वो पहली बार इंग्लिश सीख रहा है, उसको आ नहीं रहा ढंग से, तो बच्चे उस हंसते हैं। तो क्या कि टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन तीनों प्रकार के लर्नरों को समझ के उसको उन्हीं के आधार पर पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये होता है बस। तो ये लर्नर हो गए 3 टाइप के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन पीयर ग्रुप बी एन एजेंसी ऑफ लर्निंग। अब ये कह रहा है कि जो पीयर ग्रुप, जो सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो एजेंसी ऑफ लर्निंग, वो ज़्यादा कैसे सीख लेते हैं, एजेंसी ऑफ लर्निंग कैसे कहलाते हैं वो, एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। पीयर ग्रुप मीन्स दैट द सेम एज ग्रुप ऑफ डूइंग सिमिलर थिंग, similar to the community, the peer group become an agency of learning. A learner has peer both from neighborhood and school। मतलब जो peer group हैं वो पड़ोस से भी आते हैं और स्कूल में भी उसको समान एज ग्रुप के बच्चे मिलते हैं। द पीयर ग्रुप हेल्प द लर्नर इन सोशलिज्म, है ना, सामाजिक तो होने में उसमें जो पीयर ग्रुप हैं वो हेल्प करते हैं। तो और जैसे कहते हैं ना संगति का असर, तो वो संगति मतलब जो संग साथी बच्चे होते हैं वो, अब अगर वो बच्चे अच्छे होते हैं तो वो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है पीयर ग्रुप का, अगर वो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज़ इसमें दी हुई है, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लो। सिमिलर टू द कम्युनिटी द पीयर ग्रुप बिकम एन एजेंसी ऑफ लर्निंग। ए लर्नर हैज पीयर्स बोथ फ्रॉम द नेबरहुड एंड द स्कूल। मतलब वही है कि समान एज ग्रुप उसके पड़ोस से भी आते हैं और स्कूल में भी मिलते हैं उसको। द पीयर ग्रुप हेल्प द लर्नर टू द सोशलिज्म, मतलब वो सामाजिक होने में उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा द पीयर ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस वाट द चाइल्ड वैल्यू, मतलब उसको प्रभावशाली बना देते हैं कि बच्चे की वैल्यू क्या है, ठीक है, बच्चे को, है ना, नोज वो क्या पहनता है, क्या खाता है। लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना, एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बताया मैंने आपको। द राइट इम्पैक्ट ऑफ द पीयर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही बताया मैंने। पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट, जो पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव भी पढ़ सकता है, नेगेटिव। अगर बच्चे अगर पढ़ने में होशियार होंगे तो पॉजिटिव मिलेगा बिहेव, और अगर बच्चे जो पीयर ग्रुप हैं वो थोड़े शैतान हैं तो बच्चा फिर शैतान बनते जाएंगे। तो ये होता है पीयर ग्रुप, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। राइट द मोटिवेशन बोलते हैं अपन अभिप्रेरणा, मोटिवेट करते हैं ना किसी बच्चे को, है ना। हाउ कैन इट हेल्प द लर्निंग। मोटिवेशन इज क्रिएटिंग ए डिजायर टू अचीव समथिंग। डिजायर होता है इच्छा, है ना। अगर बच्चे में हम इच्छा जागृत कर देंगे कि भाई तुम्हें ये प्राप्त करना है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और वो चीज़ में उसको प्राप्त करने के लिए क्रियाशील हो जाएगा। इन ए क्लास वी हैव सम लर्नर हु आर सेल्फ मोटिवेट, मतलब क्लास में कुछ लर्नर होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, मतलब खुद ही अब पढ़ते रहते हैं अपने आप ही ना। बिकॉज दे वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, मतलब वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। एंड टू प्रूव देमसेल्फ, और अपने आप को हीरोज, प्रूव देमसेल्फ हीरोज, मतलब वो अपने आप को
हीरो प्रूव करना चाहते हैं इन द आई ऑफ देयर टीचर, आप अपने टीचरों की आंखों में, पेरेंट्स के में और फ्रेंड्स में, है ना। दे जस्ट नीड अप्रिशिएट एंड प्रॉपर गाइडेंस फॉर द देयर टीचर, मतलब वो क्या चाहते हैं, एक टीचर से बस उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। तो वो गाइडेंस वो एक तरह मोटिवेशन के रूप में दी जाती है। और अदर हैंड देयर आर लर्नर इन क्लास हु फाइंड दैट लर्निंग इज सेकंड लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, और दूसरे टाइप के कुछ बच्चे होते हैं जिनको सेकंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट, वो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रखते इसको सीखने में। एंड सो रिलक्टेंस टू लर्न इट, मतलब वो कतई अनिच्छा अपनी जाहिर करते हैं इसको सीखने में, बस ये दे रखा है इसमें। अब इसमें क्या है, जो दीज लेस मोटिवेटेड लर्नर नीड टू टीचर्स अटेंशन, तो वो क्या कहते भाई, जो अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं उनको तो टीचर की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो रहे हैं, बस गाइड टीचर गाइड कर देगा उनको, वो सीख जाएंगे। लेकिन जो लेस मोटिवेट है ना, इनको टीचर की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, बस यही है और कुछ नहीं है। आगे देख लो, हाउ कैन मदर टंग वी ए रिसोर्सेज फॉर द लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, मतलब जो मदर टंग है वो रिसोर्सेज के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं भाई। अब बच्चे को सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट सेकंड लैंग्वेज वो क्या समझेगा, है ना। डायरेक्ट कोई भी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें कोई बच्चा कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं जानता तो वो कैसे समझेगा, तो कम्युनिकेशन को उसको बताना पड़ेगा भाई, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, है ना। तो मदर टंग में इंग्लिश शब्दों का उसको अर्थ बता कर हम उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें पूरे में लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ चिल्ड्रन होम लैंग्वेज हेल्प इन द लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज, है ना। इट आल्सो हेल्प द लर्नर टू थिंक, कम्युनिकेट एंड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर हम क्लास में टीचर भी पढ़ाता है, हिंदी में ही तो पढ़ाता है, समझाता तो हिंदी में ही है ना, तो वही चीज़ कह रहा है ये। ठीक है, तो जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ उसको भी आप थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द 3 सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर ऑफ लर्नर, मतलब जो लर्नर का जो नेचर है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने अपन को इसमें। ठीक है, और इसमें और लग के ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो द अबाउट द नेचर ऑफ द लर्नर, वही नेचर ऑफ लर्नर के टाइप बताने थे ना, तो ऐसे 2 टाइप से बन के आ सकता है। तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर, भाई जो अलग अलग टाइप के जो लर्नर हैं, तीनों टाइप के लिख देना, इसमें 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो वो तीनों बता देना, मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट जनरेशन और यंग लर्नर, है ना, बिगिनर्स, इसमें अलग एक है ना। अब इसमें दूसरा कारक है सोशल फैक्टर। ठीक है, सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक फैमिली बैकग्राउंड उसका जैसा रहेगा बच्चे पर वैसे ही उसको प्रभाव पड़ेगा। पीयर ग्रुप, है ना, इसमें सोशल फैक्टर में कौन सा होते हैं, फैमिली आ जाती है, पीयर्स, स्कूल, सोसाइटी, है ना, तो वो सब आ जाते हैं। अब जैसे पॉजिटिव उसको वातावरण मिलेगा तो वो पॉजिटिव आगे बढ़ेगा, और नेगेटिव वातावरण मिलेगा तो नेगेटिव। ठीक है, वही चीज़ दे रखे हैं, अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख देना सीधा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो इंग्लिश का जो स्थान है बहुभाषिकता में, इंग्लिश का जो स्थान है वो इंडियन सोसाइटी में कैसा है। ठीक है, कैसा है, क्या है, ये पूछ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन द कंट्री लाइक इंडिया, जो इंडिया में है वो इंग्लिश को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, बीइंग द मल्टीलिंगुअल कंट्री वी हैव मैनी प्रॉब्लम वैरायटी, ये शब्द क्या याद नहीं रहेंगे तो मैंने इसकी जगह मैनी लिख लिया, मैनी प्रॉब्लम्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। तो बहुभाषिक देश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इंग्लिश को पढ़ाने में, ये कह रहा है हिंदी में। इंग्लिश इज टॉट इन राजस्थान एज वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, इंग्लिश हैज़ स्कूल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब पहली क्लास से स्टार्ट हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एग्जिस्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू द कॉलेज एजुकेशन, मतलब प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक चलती है। इंग्लिश इज कंपलसरी इन कॉलेज, और कॉलेज में क्या है कि अपन कंपलसरी होती है, मतलब इंग्लिश में अगर इंग्लिश अच्छी है तो लेते हैं बीए में, नहीं तो अपन दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं। द पीपल हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इनटू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, आजकल क्या है कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। द मेन इश्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज methodology. The teacher have their own plans and method of teaching language without having clear understanding of the second language learning. अब इसमें क्या कह रहा है, जो इंग्लिश पढ़ाने का जो मेन इश्यू है वो मेथडोलॉजी है, मतलब जो मानसिकता है।
टीचर हैव देयर ओन प्लान्स, मतलब वो अपने टीचर अपने प्लान रखा हुआ है। मेथड ऑफ टीचिंग विदाउट हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उसको पता नहीं है, बस पढ़ा रहा है टीचर, कैसे पढ़ानी है ये नहीं पता, बस वो पढ़ा रहा है, ठीक है। और द इंग्लिश टीचर नीड्स वेरी स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटी, लेकिन इसमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश टीचर को एक बहुत स्पेसिफिक एबिलिटी आनी चाहिए उसको। द टीचर शुड मेक द स्टूडेंट यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो टीचर है वो स्टूडेंट को इंग्लिश का यूजर बनाता है, उपयोगकर्ता बनाता है इन देयर डे टू डे लाइफ बाय गिविंग देम ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेट करने के लिए उनको उपयोग करने के लिए उपभोक्ता बनाता है, एक तरह से ये कहना चाहता है। एज वी नो द फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली विदाउट एम्प्लॉइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा होती है, वो अपन नेचुरल अपन को ग्रहण हो जाती है, एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेते हैं अपन, हैं। लेकिन जो इंग्लिश होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी होती है, मातृभाषा थोड़ी ना है। अब अंग्रेज थोड़ी ना है, अब इंग्लैंड में उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो अपने आप सीख जाते हैं उसको, तो वही है। The difficulties children face in learning English can be divided in 3 category, मतलब जो परेशानी है उनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, लिंग्विस्टिक, सोशियल पॉलिटिकल और पेडालॉजिकल, है ना। लिंग्विस्टिक में क्या जाते हैं कि इसमें जो 26 लेटर हैं, 44 साउंड हैं, और उनमें दिमाग में नहीं बैठती बच्चों के में कौन से लेटर हैं, कौन सी साउंड हैं, साउंड कैसे ज़्यादा आ रही हैं, तो ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आ जाती है उसको। सेकंड है सिंबलिक फॉर्मेशन इन हिंदी इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, अब हिंदी में कुछ अलग दर्शाते हैं, छोटा आ, अब उसको ए इंग्लिश में दर्शाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। इंग्लिश वर्ड ऑर्डर इन बोथ लैंग्वेज डिफर इन फॉर्म, है ना, तो वर्ड ऑर्डर है वो भी अलग अलग है दोनों लैंग्वेज में, है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नेगलेक्ट लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, है ना, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आज भी हमारा देश उत्तर भारत तो पूरा ही हिंदी ही को ही प्रेफर करता है, तो वही कह रहा है। इन स्कूल्स इंग्लिश इज टॉट बट विदाउट हैविंग गोल ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ यूजिंग इंग्लिश, है ना, तो अंग्रेजी क्या पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो नहीं बता रहा, बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा किस लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम, है ना, इसका क्या यूज है वो नहीं बताया, बस पढ़ा रहे हैं, है ना। अब ये पेडालॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ गुड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। अब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हमारे पास अच्छे हैं ही नहीं, ठीक है, उनको खुद को नहीं आती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। नो गुड मेथड आर प्रैक्टिसाइज्ड, है ना ही किसी अच्छे मेथड अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लैकिंग रिसोर्स लाइक ऑथेंटिक मटेरियल सॉफ्टवेयर, है ना, और लैकिंग मतलब कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जैसे ऑथेंटिक मटेरियल है ना, किताबों में गलतियाँ हैं, तो ये सारी अपन को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती हैं। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इन लर्निंग, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में ये आते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सेम वही है, एटीट्यूड मैंने बता दिया आपको, है ना, अभिवृत्ति होती है मन में, जो हमारी सोच होती है। एप्टीट्यूड ये जन्मजात होती है, इनएट कैपेसिटी, ठीक है, माता पिता से बच्चे को मिलती है। और मोटिवेशन होती है अभिप्रेरणा, मतलब बच्चे को अभिप्रेरित करना, जिससे बच्चे क्रियाशील हो जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, है ना। इसमें भी 2 टाइप के वो बताए थे लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड और एक जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, है ना। तो वही चीज़ लिख देना इसमें, और कुछ नहीं है, वही है सब कुछ। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। ये रहा, भारत में अंग्रेजी शिक्षण की प्रमुख समस्याएं, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। अब इसमें वो सारी जो मैंने बताई थी पिछले वो सारी लिख सकते हैं कि नो अपना पॉइंट बना के लिख दिए हैं। नो स्पेसिफिक एम, मतलब वही टीचर को पता ही नहीं है कि भाई उस बच्चों को बताया जाए कि उसका क्या एम है, ना बच्चों को पता है कि भाई हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, तो वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है फिर उसमें, ठीक है। डिफेक्टिव स्कूल करिकुलम, है ना, जो पाठ्य चल रहा है वो डिफेक्टिव है। करिकुलम बोलते हैं पाठ्य चल रहा है। यूनिफॉर्मिटी इन द करिकुलम ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट डिफरेंट स्टेट वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। तो इसमें कह रहा था कि हर एक जो स्टेट की है ना, वो इंग्लिश पढ़ाने का जो पाठ्य चल रहा है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें इस कारण ये समस्या है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बिगिनिंग स्टेज ऑफ इंग्लिश, है ना, तो यूनिफॉर्मिटी मतलब ये कह रहा है कि इंग्लिश कहाँ से किस क्लास से पढ़ानी स्टार्ट करनी चाहिए। अलग अलग स्टेट अलग अलग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ वो पता है मैंने आपको पहले, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं वो पहले मतलब अर्ली एज से भी स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश को पढ़ाना। कुछ मनोवैज्ञानिक सोचते हैं कि अपन को 5-6 साल के बाद से पढ़ाना चाहिए। तो इसमें
कोई वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ओवर क्राउडेड क्लासेस, अब क्लासों में क्या है कि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उसमें टीचर क्या है कि हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता था, इस वजह से, है ना। ये सब इंग्लिश में लिखनी, ओवर क्राउडेड सब इंग्लिश में लिखना है, बना के लिखते जाओ। सब स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, है ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं है, वो गलतियाँ उसमें। लैक ऑफ सूटेबल लैंग्वेज टीचिंग एड्स, है ना। विद्यालयों में क्या है कि टीचिंग एड्स नहीं है, कंप्यूटर द्वारा शिक्षण नहीं कराया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें स्कूलों में अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर, अब टीचर नहीं है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें लिख सकते हैं बस। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई। थैंक यू दोस्तों।